हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो ये है 23 जुलाई करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, इनको आप डेली बेसिस पे करते रहिए, जिससे कि आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उत्तराखंड के अंदर, या आप उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम दे रहे हो या यूपीएससी दे रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो इनको आप डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा, जिससे कि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, सभी के लिए सभी में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी अपडेट्स वहीं पे आते हैं, तो उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं बताना चाहूँगा लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस और आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। एक मिनी टेस्ट सीरीज़ का क्लॉज भी आया है, तो जो 4 टेस्ट की एक मिनी टेस्ट सीरीज़ होगी तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट कर पाएँ। और इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ को रेगुलर बेसिस पे लेने के लिए भी आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले न्यूज़ जो GS1 से आ रही है वो आ रही है कि एक 19th सेंचुरी की एक पेंटिंग है जिसको चोरी कर लिया गया था भारत से, और उसको यूएस म्यूज़ियम से ट्रेस किया गया है कि वो यूएस के म्यूज़ियम में है। अ 19th सेंचुरी पेंटिंग ऑफ राजा सरफोजी एंड हिज सन शिवाजी विच वॉज स्टोलन फ्रॉम सरस्वती महल। तो सरस्वती महल से कहा जा रहा है कि उसको चोरी कर लिया गया था थंजावुर तमिलनाडु से, और उसको जो राजा सरफोजी की पेंटिंग है और उनके बेटे शिवाजी की पेंटिंग है, तो उसको यूएस म्यूज़ियम से पाया गया है। तो उसको पी बॉडी एसेक्स म्यूज़ियम मैसाचुसेट्स में है यूएस के, वहाँ से मिली है ये। द पेंटिंग वॉज परचेज इन 2006 फ्रॉम एन इंटरनेशनल एंटीक्विटीज़ डीलर सुभाष कपूर। तो सुभाष कपूर, जिसको तमिलनाडु पुलिस ने 2011 में अरेस्ट किया था क्योंकि उसने कई सारी चीज़ें स्मगलिंग करी थी, उससे ख़रीदा गया था यूएस के म्यूज़ियम द्वारा। तो अगर पेंटिंग की हिस्ट्री देखें तो ये आप पाएंगे कि फॉर लॉन्ग द रूलर्स ऑफ थंजावुर हैज़ बीन डिवॉइड ऑफ एब्सोल्यूट पावर। सरफोजी प्लेस्ड बाय द ब्रिटिश ऑन द थ्रोन ओवर हिज स्टेप ब्रदर अमर सिंह डाइड इन 1832। तो जो थंजावुर के जो अगर हम देखें तो थंजावुर का जो राजा था उसके पास एक्चुअली में कोई पावर नहीं हुआ करती थी। जो सरफोजी थे उनको ब्रिटिशर्स ने थ्रोन पे तो बिठाया था, जब उनका जो स्टेप ब्रदर था अमर सिंह, उसकी मृत्यु हो गई थी 1832 में। उनका एकमात्र बेटा थे शिवाजी, उन्होंने 1855 तक रूल करा। 1855 के बाद शिवाजी का कोई भी मेल सक्सेसर नहीं हुआ। इसके वजह से जो लॉर्ड डलहौजी की इन फेमस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार क्या होता था कि अगर मान लेते कोई राजा है और उसका कोई मेल सक्सेसर नहीं है, यानी कि कोई उसका बेटा नहीं हुआ, तो वो जो राज्य होगा वो ब्रिटिशर्स के अंडर चला जाएगा, यानी कि वो कोई और नहीं चला सकता। एंड इट गॉट एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्रिटिश रूल्ड इंडियन प्रोविंसेस। द पेंटिंग विच हैज़ राजा सरफोजी एंड हिज young son, according to some historians, was probably painted between 1822 and 1827 and kept in the सरस्वती महल। तो ये वो पेंटिंग है राजा सरफोजी और उनके बेटे शिवाजी की, जो कि 1822 से लेकर 1827 के बीच में सरस्वती महल के अंदर रखी हुई थी थंजावुर तमिलनाडु में। नेक्स्ट आता है कि वाई रेवलर्स ऑफ गोवाज साउजोआ फेस्टिवल जंप इनटू वेल्स एंड पॉन्ड्स। अब देखिए, गोवा में एक फेस्टिवल होता है साउजोआ फेस्टिवल। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे कि साउजोआ फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये गोवा में मनाया जाता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें जो लोग हैं जिसको फेस्टिवल को मनाते हैं, ये जो वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि तालाब हुए, कुएँ हुए, उसमें नहाते हैं या उसमें कूदते हैं। तो इसको 24 जून को सेलिब्रेट किया जाता है साउजोआ को। एक फीस्ट है सेंट जॉन द बैप्टिस्ट की, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ द कैथलिक कम्युनिटी इन गोवा। तो जो गोवा की कैथलिक कम्युनिटी है उसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। यूनिक पार्ट जो है इस फेस्टिवल का वो है लीप ऑफ जॉय, यानी कि मस्ती में, यानी कि जॉय के अंदर जो आप एक लीप लेते हैं, यानी कि वाटर बॉडीज़ के अंदर, जैसे कि चाहे वो कुएँ हों, पॉन्ड्स हों, फाउंटेन्स हो, रिवर्स हों, उसमें लोग नहाते हैं। तो अब ये साउजोआ फेस्टिवल क्या है अगर हम देखें तो द जॉयस एंड कलरफुल फेस्टिवल ऑनर्स सेंट जॉन द बैप्टिस्ट हु हैड बैप्टाइज्ड जीसस क्राइस्ट ऑन द रिवर जॉर्डन। तो ये माना जाता है कि उन्होंने बैप्टाइज किया था जीसस क्राइस्ट को जॉर्डन नदी के किनारे। नॉट लिमिटेड टू द क्रिश्चियन कम्युनिटी, साउजोआ इज सेलिब्रेटेड बाय ऑल गोवान्स अलाइक। अब देखिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये फेस्टिवल सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी मनाती है, जबकि ये गोवा के जितने भी रेजिडेंट्स हैं, गोवा के जितने भी सिटीजन्स हैं, सभी लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ पर्टिकुलरली सेक्रेड टू न्यूली वेड्स। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है उन लोगों के लिए जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, या नए नए पेरेंट्स बने हैं, या नए नए उन्होंने घर खरीदा है। तो बात ये आती है कि वाटर बॉडीज़ में जो इसके मनाने वाले हैं वो वाटर बॉडीज़ में क्यों कूदते हैं। द डेज सेलिब्रेशंस आर मार्क्ड विद अ यूनिक ट्रेडिशन। अब इसमें सेलिब्रेशन में यूनिक ट्रेडिशन ये है कि आप जंप करेंगे किसमें, वाटर बॉडीज़ में, वाइल शाउटिंग अ सेलिब्रेटरी वाइवा सोआ जाओ, तो ये बोलते हुए वो उसमें कूदते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स ये बिलीव किया जाता है कि सेंट जॉन जो बैप्टिस्ट थे
उन्होंने इसी तरह से एक लीप विद जॉय किया था जब वो अपनी मदर सेंट एलिजाबेथ के वोम में थे, यानी कि उनके गर्भ में थे, जब वर्जिन मैरी ने ये न्यूज़ कहा था कि भाई उनको जीसस होने वाले हैं, यानी कि वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि जीसस का जन्म होने वाला है। तो साओ जोआ इज़ ऑल्सो स्पेशल फॉर सन इन लॉज, यानी कि जो सन इन लॉज हैं, यानी कि जो दामाद होते हैं, उनके लिए भी बहुत फेमस है ये। ट्रेडिशनली एक जो नए सन इन लॉ हैं इस क्राउंड विद द फेस्टिव हेड गियर ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स, तो सब फलों से और पत्तियों से बना हुआ एक हेड गियर होता है, यानी कि मुकुट टाइप का होता है, वो पहनाया जाता है उनको, इंट्रोड्यूस्ड एट एवरी हाउस होल्ड, और सभी घरों में ये पहनाया जाता है। नेक्स्ट GS2 से न्यूज़ आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि भारत को नए राष्ट्रपति मिल गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में। तो NDA की जो नॉमिनी थी द्रौपदी मुर्मू, इनको भारत का 15वां राष्ट्रपति चुन लिया गया है। पहले झारखंड की गवर्नर रही हैं और NDA कैंडिडेट रही हैं द्रौपदी मुर्मू। वाज इलेक्टेड द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है टू बी अपॉइंटेड टू द पोजीशन एंड द यंगेस्ट एज वेल, यानी कि ये अब तक की सबसे छोटी प्रधान राष्ट्रपति बनी है, यानी कि इनकी एज जब इन्होंने स्वेरिंग इन सेरेमनी ली, जब इन्होंने स्वेरिंग लिया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब ये यंगेस्ट रही हैं। After 4 rounds of polling, Miss Murmu received 2824 votes of 6,76,803 वैल्यू। तो देखिए अब जो मिस मुर्मू की जो पोलिंग रही उनको जो वोट्स मिले वो 2,824 वोट्स मिले, जिसकी वैल्यू 6,76,803 हुआ करती थी। और जो मिस्टर सिन्हा हैं जो उनके अपोनेंट थे, उनको 1870 वोट्स मिले, जिसकी वैल्यू 3,80,177 रही। उनको 64% से भी ज़्यादा वोट्स मिले, जो ये दर्शाते हैं कि वहाँ पे क्रॉस वोटिंग हुई है, यानी कि जो अपोजिशन के मेंबर्स थे उन्होंने भी मुर्मू जी के रिस्पॉन्स में मुर्मू जी के फेवर में वोटिंग करी है। PC मोदी जो हैं वो इस टाइम पे सेक्रेटरी जनरल रहे हैं राज्यसभा के, जो इस इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर भी थे, यानी कि इस टाइम पे जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्हीं को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया था इस इलेक्शन का। नेक्स्ट आता है एसमीज़ मुस्लिम्स। अब देखिए असम के जो मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर एक रिपोर्ट आ रही है, एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं उनके अंदर कई सारी कैटेगरीज बताई हैं उस कमेटी ने। तो रिकमेंडेशंस ऑफ द सब कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द असम गवर्नमेंट ऑन इशूज़ कंसर्निंग एसमीज़ मुस्लिम्स, अगर हम देखें तो 5 सब ग्रुप्स बताए गए हैं एसलिम मुस्लिम्स के, जिनका नाम रखा गया है सैयद, गोरिया, मोरिया, देशी और झूला। इनको आइडेंटिफाई किया गया है कि ये इंडिजिनस यानी कि देसी असम के मुस्लिम्स हैं। इम्प्लीमेंटेशन की बात की जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो फिर विमेन को कहा जा रहा है कि विमेन टू डिस्कार्ड सोशल सब्जुगेशन, नॉट बी कोअर्स्ड टू वियर निकाब, बुरका एंड हिजाब। तो ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं को निकाब के लिए, बुरके के लिए, हिजाब के लिए पहनने के लिए बाध्य नहीं करना होना चाहिए। स्कॉलरशिप मिलेगी असम के मुस्लिम्स को विमेन बिलोंगिंग टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो स्कूल्स कॉलेजेस में जो भी असम की मुस्लिम महिलाएं जो कि इकोनॉमिकली वीकर हैं उनको स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। प्रोवाइडिंग स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज एंड सर्विसेज फॉर इम्प्लांटिंग इंटरयूट्रीन सर्वाइकल डिवाइसेस इन हॉस्पिटल्स दैट मोस्टली सर्विस इंडिजिनस मुस्लिम्स कम्युनिटी। फिर स्पेशल ड्राइव्स टू सेंसिटाइज द मुस्लिम कम्युनिटी अबाउट द नीड टू स्टेबलाइज देयर पॉपुलेशन। और ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम जो समुदाय है उनको ये बताया जाएगा कि पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए भी उनको जागरूक किया जाएगा। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात भी की जा रही है कि असम के अंदर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी चाहिए और उसमें सीटें रिजर्व करनी चाहिए एसमीज़ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। तो ये सब चीज़ें कही जा रही हैं। हम देखते हैं इसको डिटेल में देखते हैं। तो गवर्नमेंट जो है असम की उसने अप्रूव किया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 मुस्लिम सब ग्रुप्स एज खिलौंजिया मुसलमान। तो खिलौंजिया मुसलमान का मतलब है इंडिजिनस एसमीज़ मुस्लिम्स टू सेट देम अपार्ट फ्रॉम बंगाली स्पीकिंग या बंगाल ओरिजिन मुस्लिम। अब देखिए असम के मुस्लिम्स को अलग किया जा रहा है बंगाल के मुसलमानों से। तो ये कहा जा रहा है कि वो मुसलमान जो बंगाली बोलते हैं या बंगाल ओरिजिन जो मुस्लिम्स हैं जिनको मियाँ कहा जाता है वो अलग हैं असम के मुस्लिम से। दिस वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड सब कमेटी ऑन कल्चरल आइडेंटिटी, जिसको एसमीज़ मुस्लिम सब ग्रुप्स जिन्होंने आइडेंटिफाई किया है सैयद, गोरिया, मोरिया, देसी, जुला के रूप में, और उनको आइडेंटिटी कार्ड्स देने की भी बात की जा रही है। ये जो सब कमेटी थी एक टीवी जर्नलिस्ट रहे हैं वसबीर हुसैन, उनके द्वारा हेड की जा रही है और इसको जुलाई 2021 में सेटअप किया गया था। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अलॉन्ग विद 6 अदर सब कमिटीज़। देखिए ये सब कमेटी तो थी ही, इसके साथ 6 और सब कमिटीज़ भी थी, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ऐसे करके और भी सब कमिटीज़ थी दैट सबमिटेड देयर रिकमेंडेशंस टुगेदर टू चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा। तो जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं इस टाइम पे हिमंता बिस्वा शर्मा, तो उनको जो है रिपोर्ट सबमिट की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैड इन 2019 फॉर्म्ड ए हाई लेवल कमेटी। तो होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने 2019 में एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी। जो असम अकॉर्ड हुआ था साइन 1985 में, तो उसका जो क्लॉज 6 है
तो उसकी बात की जा रही है कि जो क्लॉज 6 है असम अकॉर्ड का, जिसके तहत असम के लोगों को सेफगार्ड्स मिलेंगे जो कि माइग्रेट करके लोग जो आए हैं वहाँ पे उनको नहीं मिल रहे थे, हेडेड बाय बिप्लब कुमार शर्मा, ए रिटायर्ड जज ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो यानी कि एक मीटिंग भी बनाई गई है, यानी कि कमेटी बनाई गई है जो उसको हेड कर रहे हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो जज हैं, फॉर्मर जज रहे हैं। दिस कमेटी विच हैड मिस्टर हुसैन एज अ मेंबर सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशंस टू द देन चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल टू बी अवॉर्डेड टू यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। तो उन्होंने जो रिकमेंडेशंस थी वो पहले उस टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे सर्बानंद सोनोवाल, जो इस टाइम पे यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसको फॉरवर्ड किया होम मिनिस्टर अमित शाह को। जो असम अकॉर्ड साइन हुआ था 1985 में, एंडेड 6 years ऑफ अ वायलेंट एंटी इमिग्रेंट मूवमेंट। असम के अंदर एक एंटी इमिग्रेंट मूवमेंट चल रहा था, यानी कि वो कह रहे थे कि जो बांग्लादेश से लोग मूव करके आ रहे हैं वो असम के अंदर एंटर नहीं होने चाहिए। तो 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के दौरान एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसको असम अकॉर्ड कहते हैं 1985 का। मूवमेंट स्पार्क्ड बाय द लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम प्रेजेंट डे बांग्लादेश, जब 1971 की वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ। द अकॉर्ड एक्सेप्टेड एज एन इंडियन सिटीजन एनीवन हु केम बिफोर द मिडनाइट ऑफ 24 मार्च 1971। तो जो ये असम अकॉर्ड था, इसके अनुसार 24 मार्च 1971 की रात से पहले जो भी भारत के अंदर आ गया वो भारत का नागरिक है, और इसके बाद जो भारत में आया वो भारत का नागरिक नहीं होगा। द सब कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन जुलाई 2021 डिस्क्राइब द 5 कम्युनिटीज़ इन इट्स रिपोर्ट। जो देशीज़ हैं ये कहा जा रहा है कि वो अर्लीस्ट पीपल हैं असम के टू हैव एम्ब्रेस्ड इस्लाम। तो ये माना जा रहा है कि जो देसी लोग हैं वो सबसे पहले लोग हैं असम के जिन्होंने इस्लाम अपनाया था। ट्रेड देयर लीनिएज बैक टू अली मेज, जो कि एक कोच राजवंशी चीफ्टेन थे, हु कन्वर्टेड ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी के इन्वेजन के दौरान वो कन्वर्ट हो गए थे। अ टर्किश अफगान मिलिट्री जनरल अराउंड 1205 AD। तो 1205 AD में ही वो कन्वर्ट हो गए थे। नेक्स्ट आता है द पैनल डिस्क्राइब द सैयद एज डिसेंडेंट्स ऑफ सूफी प्रीचर्स एंड द फॉलोअर्स। तो सैयद जो हैं अब वो जो सूफी प्रीचर्स थे और उनके जो फॉलोअर्स थे उनके डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। उसके बाद जो मोस्ट प्रोमिनेंट हैं इनमें वो हैं प्रीचर्स, अगर देखें तो वो हैं सैयद बदियुद्दीन शाह मदार, जिनको मदान पीर कहा जाता है, और सैयद मोइनुद्दीन बगदादी, जिनको शाह मीरान या अजान फ़कीर कहा जाता है, वो केम टू असम अराउंड 1497 एंड 1630। सब कमेटी ने ये भी कहा है कि जो गोरियाज हैं वो डिसेंडेंट्स हैं मुग़ल सोल्जर्स के, यानी कि जो मुग़ल के सोल्जर्स थे उनके जो डिसेंडेंट्स हैं उनको गोरिया कहते हैं। ड्यूरिंग द मुगल सेवरल अटैम्प्ट्स टू इन्वेड असम बिटवीन 1615 एंड 1682। तो 1615 से लेकर 1682 के बीच में जिनको उस टाइम पे जो अहोम किंगडम रूल कर रहा था असम को, उन्होंने जब बंदी बना लिया था, तो जो उसके डिसेंडेंट्स हैं, उनके वंशज हैं, उनको गोरिया कहा जा रहा है। मैनी ऑफ दीज सोल्जर्स बिलोंग टू गौर, जो एक एंशिएंट मुस्लिम कैपिटल हुआ करती थी बंगाल की, इसलिए उनको गोरिया कहा गया। इट एडेड दैट कन्वर्टेड ट्राइबल्स एंड हिंदूज ड्यूरिंग अजान फ़कीर टाइम वर ब्रॉट अंडर द गोरिया फोल्ड। तो यानी कि जो ट्राइबल्स थे या हिंदूज़ थे जो अजान फ़कीर थे उनके दौरान, यानी कि जो सूफ़ी संत थे जिनके दौरान लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, तो उनको गोरिया फोल्ड के अंदर ले लिया गया। द मोरियाज और ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज डिसेंडेंट्स ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ वॉर। और मोरियाज को भी कहा जा रहा है कि जो मोरियाज हैं ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर के डिसेंडेंट्स हैं, हु वर कैप्चर्ड बाय द अहोम्स आफ्टर एन अटेम्प्टेड इन्वेजन बाय तुर्बक खां इन 16th सेंचुरी। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि 1933 का एक अकाउंट है ब्रिटिश हिस्टोरियन एडवर्ड गेट का, उनका कहना यह है कि जो मोरियाज हैं वर एसोसिएटेड विद ब्रास वर्क, यानी कि जो ब्रास का काम है, पीतल का काम है, वो लोग इनसे जुड़े हैं। द एंसेस्टर्स ऑफ सम ऑफ द मोरियाज वर ब्रॉट बाय द अहोम किंग्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया टू फर्निश वेपन्स एंड यूटेंसिल्स। ये भी कहा जा रहा है कि जो मोरियाज के एंसेस्टर्स हैं, यानी कि पूर्वज थे, उनको अहोम राजाओं के द्वारा लेके आया गया था पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों से, जिससे कि वहाँ पे जो बर्तन हैं और जो हथियार हैं उनको बनाया जा सके। फिर झूलास जो है उनको MOBC कहा गया है, यानी कि मोर अदर बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी कहा गया है असम की। आर बिलीव टू बी आदिवासी, माना जाता था कि ये आदिवासी हैं, ओरिजिनली फ्रॉम अनडिवाइडेड बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, और जिन्होंने ये बिलोंग करते थे बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से, यानी कि जब ये चीज़, ये पूरा एरिया एक ही हुआ करता था, अलग अलग डिवाइडेड नहीं था, वो कन्वर्टेड टू इस्लाम, और ये बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। दे आर सेट टू हैव माइग्रेटेड टू असम इन 2 phases। कहा जाता है कि ये असम में माइग्रेट होकर 2 बार आए हैं, 2 फेज़ में। पहले तो वीवर्स के रूप में आए हैं जब अहोम राजाओं का रूल हुआ करता था, और बाद में जब ब्रिटिश टी प्लांटर्स थे तो उस टाइम पे ये टी एस्टेट वर्कर्स के रूप में आए थे, यानी कि जिन्होंने चाय के बागानों में वहाँ पे काम किया था। द टी गार्डन वर्कर्स रेफर टू एज टी ट्राइब्स। तो टी गार्डन वर्कर्स को टी ट्राइब्स कहा जाता है, जो ये डिमांड करते हैं कि उनको ST स्टेटस मिल जाना चाहिए। और उसके अंदर 5 इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि कोच राजवंशी है, मटकास है, मोरवांस, ताई होम्स, ऐसे करके 4-5 कम्युनिटीज़ हैं जो कि ऑलरेडी ST स्टेटस डिमांड कर रही हैं।
द टी ट्राइब्स हु प्रेफर टू बी कॉल्ड आदिवासीज कंप्राइज मोर देन 90 कम्युनिटीज। जो टी ट्राइब्स हैं जो चाहती हैं कि उनको आदिवासी कहा जाए, उनके अंदर 90 से ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि संथाल, कोल, भील, मुंडा, ओराउन, whom the British had relocated from central and eastern India. Most झूलास came along with the other tea tribes। तो कहा जा रहा है जो झूलास हैं वो और टी ट्राइब्स के साथ आए हैं। with some of them are said to have converted after settling down in Assam। मैनी झूलास हैव बांग्लादेशी रूट्स। कई झूलास की बांग्लादेशी रूट्स हैं, जैसे कि जो मुस्लिम्स हैं मेमन सिंह के, सिलहट के। जो बंगाली स्पीकर्स हैं, चाहे वो हिंदूज़ हों चाहे वो मुस्लिम्स हों, हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सेटलमेंट इन द बराक वैली। तो ये भी कहा जाता है कि जो बराक वैली है, जो बंगाली स्पीकर्स हैं चाहे वो हिंदूज़ हों मुस्लिम्स हों, उनकी लॉन्ग सेटलमेंट की हिस्ट्री रही है बराक वैली की। लेकिन जो उनकी प्रेजेंस है, अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो बराक वैली है वो बंगाली स्पीकिंग है, और क्योंकि वहाँ पे बंगाल से या बांग्लादेश से काफ़ी सारे लोग माइग्रेट करके वहाँ पहुँचे थे। और जो ब्रह्मपुत्रा वैली है वो एसमीज स्पीकिंग, यानी कि वहाँ पे असमिया भाषा बोली जाती है। बट द एसमीज स्पीकिंग ब्रह्मपुत्रा वैली इज़ कनेक्टेड प्राइमरली टू द ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ असम टू द बंगाल प्रेसिडेंसी। While the Muslims from the present day Bangladesh were brought in waves from the late 1800 to cultivate fertile land along the rivers। अब देखिए बांग्लादेश के जो मुस्लिम्स हैं उनको वेव्स में, यानी कहीं कहीं एक आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे वो आए हैं। द हिंदूज़ केम फॉर क्लैरिकल एंड टीचिंग जॉब। देखिए जो मुस्लिम्स थे वो तो जो फर्टाइल लैंड थी उनको कल्टीवेट करने के लिए लाए गए थे, और जो हिंदूज़ थे वो टीचिंग जॉब्स लेने के लिए, क्लैरिकल जॉब्स लेने के लिए पहुँचे थे वहाँ पर। एंड मेड बंगाली द ऑफिशियल लैंग्वेज इन असम। जब ब्रिटिशर्स ने बंगाली को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया था असम में 1873 में, तब वहाँ पर लोगों को भेजा गया था जिससे कि वहाँ पे काम किया जा सके। नेक्स्ट आता है GS3 से सबसे पहले न्यूज़ आ रही है इकोनॉमिक्स की, कि हाउ TDS यानी कि जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है वो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर लगाया जा रहा है 1 जुलाई से। तो जो यूनियन बजट है 2022 का, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था एक टैक्सेशन की 30% टैक्स लगाया जाएगा। तो 1 जुलाई 2022 से जो ट्रांसफरी है, यानी कि जो ट्रांसफ़र कर रहा है, इज़ रिक्वायर्ड टू विदहोल्ड टैक्सेस एट द रेट ऑफ 1% ऑन ट्रांसफर ऑफ VD है, यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट टू अ रेसिडेंट टैक्स पेयर। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि उड़ीसा की जो मो बस सर्विस है, मो बस का मतलब है माई बस, उड़ीसा की जो लैंग्वेज है, उड़िया जो लैंग्वेज है उसमें मो बस कहा जा रहा है, उसको प्रेस्टीजियस UN का पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला है क्योंकि उसने एक डिस्टिंक्टिव और इंक्लूसिव कम्युनिटी सर्विस करी है। तो ये जो बस सर्विस है जो कि उड़ीसा के अंदर चल रही है, इसको अवार्ड मिला है। तो यूनाइटेड नेशंस ने अवार्ड किया है 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स को विद द प्रेस्टीजियस UN पब्लिक सर्विस अवार्ड। तो दुनिया के 10 इनिशिएटिव्स को अवार्ड मिला है 22 जून को UN का पब्लिक सर्विस अवार्ड फॉर देयर एफर्ट इन हेल्पिंग द वर्ल्ड रिकवर फ्रॉम द पेंडेमिक। कि पेंडेमिक से रिकवर करने के लिए दुनिया में क्या इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं। तो 10 ऐसे इनिशिएटिव्स को नवाजा गया है अवार्ड से, जिसमें से कि भारत के उड़ीसा का मो बस सर्विस है। उड़ीसा का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है मो बस इज़ वन ऑफ द रेसिपिएंट्स अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट बाय द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको क्यों अवार्ड दिया गया, अगर हम देखें, द कंपनी प्रोफाइल फॉर कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट इंडिया रेड्स दैट इट वाज अर्लियर द भुवनेश्वर पुरी ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो पहले इसको भुवनेश्वर पुरी ट्रांसपोर्ट सर्विस कहा जाता था, विच वाज मेनली क्रिएटेड टू फॉर्म इंट्रासिटी एंड इंटरसिटी बस सर्विसेज, जो इंट्रासिटी चलाने के लिए और इंटरसिटी चलाने के लिए हुआ करती थी। इट ट्रांसफॉर्म टू CRUT, बाद में इसको CRUT में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया 2018 में, विच बिकेम द प्राइमरी एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। यानी कि जिस तरह से बड़े शहरों में अगर हम देखें, चाहे वो दिल्ली हो या मुंबई हो, जैसे सभी शहरों में जो सिटी ट्रांसपोर्ट बसेज होती हैं, उसी तरह से इसको बनाया गया था। और 6 नवंबर 2018 को मो बस का मतलब है माई बस सर्विस रोल आउट किया गया। Mo Bus and the public transit in Odisha have organized themselves to provide a reliable and integrated public service है ये, which incorporate live tracking रहेगी बस की, e-टिकट की फैसिलिटी है और ट्रैवल प्लानिंग है, along with an e-रिक्शा सिस्टम कॉल्ड Mo E-Ride। तो एक ई-रिक्शा सिस्टम भी है। दिस हैज़ रिड्यूस पोल्यूशन बाय 30 to 50%। तो पोल्यूशन भी कम हुआ है यहाँ पे 30 से 50%। ऑल्सो 40% जो मो बस कंडक्टर्स हैं वो वुमेन है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो बस की जो कंडक्टर्स हैं वो महिलाएँ हैं, और 100% Mo E-Ride ड्राइवर्स तो वो तो महिलाएँ हैं ही, ट्रांसजेंडर पीपल हैं या उन कम्युनिटी से लोग हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं। तो दूसरी UN पब्लिक सर्विस अवार्ड्स क्या हैं, अगर हम देखें कि ये जो UN पब्लिक सर्विस अवार्ड्स हैं ये क्या हैं, तो UN पब्लिक सर्विस अवार्ड्स 2003 में लॉन्च किया गया था, जिसका एम था टू आइडेंटिफाई एक्सीलेंस इन डिलीवरिंग पब्लिक सर्विस। की पब्लिक सर्विस की डिलीवरी में कहाँ पे पूरे विश्व में जो सरकारें हैं, देश हैं, कहाँ पे एक्सीलेंट काम कर रही हैं, उसको अवार्ड देने की बात की गई थी। विच फर्दर प्रमोट्स इफेक्टिवनेस, inclusiveness and transparency to achieve the region's sustainable development goals and award 10 of them। तो 10 लोगों को अवार्ड दिया जाता है
तो जो 2022 के विनर हैं यूएनपीएसए के, उनको अनाउंस किया गया है ल्यू झेनमिन के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर सेक्रेटरी जनरल हैं फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के, और इन्होंने यूनाइटेड नेशंस का पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेट किया। दूसरे विनर्स कौन हैं? तो 10 इनिशिएटिव जो हैं वो कहाँ से हैं? वो हैं कनाडा से, भारत से, ब्राज़ील, पनामा, फिलीपींस, आयरलैंड, यूक्रेन, थाईलैंड, पोलैंड, सऊदी अरेबिया। ऑल डिमॉन्स्ट्रेटिंग सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स टू एडवांस जेंडर इक्वलिटी, जहाँ पे जेंडर इक्वलिटी की बात की जा रही है, चिल्ड्रन को सेफ रखने की बात की जा रही है, प्रोटेक्ट अंडर वाटर लाइफ को सेव करने की बात की जा रही है। तो कुछ अवार्ड्स जो हैं वो जैसे हैं कि एक तो कम्युनिटी सेंटर टू हेल्प चिल्ड्रन इन ब्राज़ील, बच्चों की मदद करने के लिए ब्राज़ील में। इक्वल पे फॉर विमेन एंड मार्जिनल कम्युनिटी कनाडा के अंदर, कि कनाडा में इक्वल पे दी जा रही है विमेन को। फिशिंग विलेज बनाने के लिए यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी टू हेल्प अंडर वाटर लाइफ इन थाईलैंड में। और इस तरह से करके ही कई सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं अलग अलग देशों के अंदर। तो भारत का उड़ीसा का जो मो बस सर्विस प्रोग्राम है उसको अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आता है कि इको सेंसिटिव जोन्स क्या हैं, और केरला के अंदर जो इसमें प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो क्या हैं। देखिए, इको सेंसिटिव जोन्स वो जोन्स होते हैं जो किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया के चारों तरफ होते हैं, यानी कि चाहे कोई नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, तो उसके चारों तरफ जो एरिया बनाया जाता है उसको इको सेंसिटिव जोन्स कहा जाता है। कि ये इको सेंसिटिव है, यानी कि सेंसिटिव नेचर का है, और यहाँ पे कोई भी चाहे से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है या कोई सी भी तरह की एक्टिविटी है वो रेगुलेटेड रहनी चाहिए, या वहाँ पर वो नहीं होनी चाहिए। तो जो किसान हैं केरला के, वो कंटिन्यू टू डेमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट रीसेंट डायरेक्टिव टू क्रिएट 1 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन सराउंडिंग ऑल प्रोटेक्टेड एरिया। तो ये कहा जा रहा है कि 1 किलोमीटर का जो इको सेंसिटिव जोन है, जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं, सभी के चारों तरफ बनानी चाहिए 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन। जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, यानी उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं किसान। Fear of farmers losing their livelihood is the root of the widespread unrest that has affected districts like Idukki, कोटायम, पठानमथिट्टा एंड वायनाड। तो जो किसानों का डर ये है कि जो 1 किलोमीटर का एरिया इको सेंसिटिव जोन में चला जाएगा तो इसकी वजह से वो खेती नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से जब वो खेती नहीं कर पाएंगे तो उनके रेवेन्यू का बहुत ज़्यादा लॉस होगा, और इसी की वजह से जैसे कि इडुक्की, कोटायम और पठानमथिट्टा और वायनाड जैसे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बैडली अफेक्टेड हैं। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, अपोजिशन पार्टी और कैथलिक चर्च जो हैं वो सभी लोग जो हैं इस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव है वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये तो हमने कॉन्टेक्स्ट देख लिया कि न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है। इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वो प्रोटेस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रोटेस्ट है कि इको सेंसिटिव जोन्स होते क्या हैं। तो इको सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं अगर हम देखें तो विद इन 10 किलोमीटर्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर प्लेसेस नोन एज इको सेंसिटिव जोन या इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज। तो 10 किलोमीटर के अंदर अंदर इसको कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल जो ESGs हैं यानी कि इको सेंसिटिव जोन्स हैं आर डिक्लेयर्ड बाय द MOEFCC। तो यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ESGs को डिक्लेयर किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इवन एरियाज वाइडर देन 10 किलोमीटर कैन बी इंक्लूडेड इन द इको सेंसिटिव जोन, यानी कि 10 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया भी इको सेंसिटिव जोन के अंदर काउंट किया जा सकता है। when there are sensitive corridors, connectedness and biologically significant patches that are essential for landscape linkages। अगर हम ये मानते हैं कि अलग अलग लैंडस्केप को लिंक करने के लिए ज़्यादा एरिया को इको सेंसिटिव जोन के अंदर डाला जाना चाहिए तो उसको भी सरकार डाल सकती है, उसमें भी कोई बंदिश नहीं है। जो प्राइमरी गोल है वो है कि इज़ टू लिमिट द डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़, कि नेशनल पार्क पे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट है यानी कि ऐसा इफेक्ट जिसकी वजह से उसकी हेल्थ को यानी कि नेशनल पार्क की हेल्थ को और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा, ऐसी सभी एक्टिविटीज़ को हमें कम करना है या ख़त्म करना है। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ फॉलो होती हैं, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़, यानी कि वो जो निषिद्ध गतिविधियाँ हैं जो अलाउड नहीं हैं, जैसे कि कमर्शियल माइनिंग, आप माइनिंग नहीं कर सकते वहाँ पे, सॉ मिल नहीं कर सकते, यानी कि जो वहाँ पे आरी वगैरह जो चीज़ें जो काटी जाती हैं, पेड़ वगैरह जो काटे जाते हैं वो नहीं कर सकते। इंडस्ट्रीज़ नहीं बना सकते वहाँ पे, जैसे कि जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन होगा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो नहीं बना सकते। लकड़ी का काम, टूरिज्म एक्टिविटीज़, हॉट एयर बैलून उड़ाना नेशनल पार्क के ऊपर, ये कोई भी काम वहाँ पे आप नहीं कर सकते। रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ क्या हैं कि जो रेगुलेट करके तरीके से कर सकते हैं, जैसे थोड़े बहुत पेड़ गिरा सकते हैं वहाँ पे, होटल्स बना सकते हैं, रिजॉर्ट बना सकते हैं, कमर्शियल यूज़ ऑफ नेचुरल वाटर कि नेचुरल वाटर का कमर्शियल यूज़, फिर इरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स बना सकते हैं जिससे कि जो बिजली पहुँचाने का काम करते हों, ड्रास्टिक चेंज ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, अडॉप्शन ऑफ हैवी टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड, वाइडनिंग ऑफ रोड्स। और कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो परमिटेड हैं, देखिए ये तो रेगुलेटेड थी, यानी कि कुछ रेगुलेशंस के साथ काम किया जा सकता है, और परमिटेड एक्टिविटीज़ हैं जो आप काम कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप करते रहें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते रहें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते रहें,
रिन्यूएबल एनर्जी की जो सोर्स हैं उसको यूज़ करते रहें और ग्रीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते रहें, तो ये सब आप काम कर सकते हैं। बात आती है कि इको सेंसिटिव जोन्स क्रिएट क्यों किए जाते हैं। अब देखिए, ये इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ये शॉक एब्जॉर्बर्स के रूप में काम करते हैं। यानी कि अगर डायरेक्टली नेशनल पार्क एक जगह से स्टार्ट होगा, मान लेते हैं ये नेशनल पार्क है, अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मान लेते हैं ये नेशनल पार्क है और नेशनल पार्क के अगर बाहर हमने कोई भी टेरिटरी नहीं बनाई, मान लेते ये हमने टेरिटरी बनाई जिसका नाम है ESZ यानी कि इको सेंसिटिव जोन। तो अगर ये नेशनल पार्क है अंदर, तो नेशनल पार्क के बाहर अगर इको सेंसिटिव जोन होगा तो अगर कोई भी इफेक्ट होता है तो पहले इस इको सेंसिटिव जोन पे इफेक्ट होगा, बाद में उसका असर नेशनल पार्क पर आएगा। अगर नेशनल पार्क के चारों तरफ ये ESZ ना हो तो डायरेक्ट जो इम्पैक्ट होगा वो नेशनल पार्क के अंदर होगा। तो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस पब्लिश्ड बाय द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री 2011 में जो उनकी रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार ESG आर मेड टू ऑपरेट एज शॉक एब्जॉर्बर्स। तो शॉक एब्जॉर्बर्स के रूप में ये काम करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज के, इन ऑर्डर टू लेसन द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स दैट सम सराउंडिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हैव ऑन द फ्रेजाइल इकोसिस्टम। जो कि बहुत ही नाजुक इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स हैं, तो उसमें एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेंगे जो कि डेट्रीमेंटल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं इंसान की एक्टिविटीज़। These regions also serve as a transition between those places that need more protection and those that need less protection। यानी कि वो रीजन्स एक ट्रांजिशन एरिया की तरह भी काम करेंगे, ट्रांजिशन जोन की तरह भी काम करेंगे उन एरियाज़ में जहाँ पे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जहाँ पे कम प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अगर आप देखें यहाँ पे एग्जांपल के रूप में देखें तो मान लेते हैं कि ये नेशनल पार्क है और नेशनल पार्क के बाहर एक इको सेंसिटिव जोन है, ये ESZ है। तो अगर ये ESZ है तो ESZ के अंदर वाला जो एरिया है यहाँ पे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और ESZ से बाहर वाला जो एरिया है वहाँ पे लेस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो यानी कि ये जो ESZ है ये कैसा काम कर रहा है, ये एक ट्रांजिशन जोन की तरह काम कर रहा है कि बाहर कम सुरक्षा की ज़रूरत है लेकिन अंदर ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है। तो यानी कि ये एक ट्रांजिशन जोन की तरह काम कर रहा है। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइज़। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आप इनको कवर कर लीजिए, एंड टू एंड देखा करिए वीडियो को, जिससे कि आपको सारे जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो कवर हो जाएँ। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।